नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर गोविंद राय गहर। प्यार से आप मुझे डॉक्टर गोगा बोलते हैं। ये वीडियो में हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको मेडिकल कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं, और यही प्रैक्टिकल्स वाली चीज़ क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एमसीक्यूज़ में भी आती है, तो ये आपको आना चाहिए। तो क्या क्या कवर करेंगे इस चैप्टर में हम? ड्रग लेबल, जो ड्रग के पत्ते के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर ड्रग एडवर्टाइजमेंट्स में आपको क्या देखना है वो पढ़ेंगे। और तीसरा, प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इंपॉर्टेंट प्रेस्क्रिप्शन के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ये सब चीज़ें करेंगे, स्टार्टिंग विद द ड्रग लेबल। ड्रग लेबल का क्या मतलब है कि एग्जाम में, प्रैक्टिकल्स में आपको एक दवाई का पत्ता पकड़ा देते हैं, फिर दवाई के पत्ते के ऊपर जो भी लिखा होता है वो पूछते हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो अगर आप का एक पत्ता देखो, जैसे मैंने एक पत्ता शो किया है, उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले पत्ते में से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप उसका नाम देखो, दवाई का नाम लिखा हुआ है। फिर दूसरी चीज़ आप देखोगे, उसमें कुछ एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं, BPIP वगैरह, इनका क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। तीसरा, एक ये रेड कलर में बॉक्स लगा रखा है जिसको शेड्यूल H वार्निंग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चौथी बात, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह ये लिखी हुई है, ये पता होना चाहिए। और लास्टली, स्टोर कैसे करना है, ये स्टोरेज कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये पता होना। तो 5 चीज़ें ड्रग के पत्ते में से आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ड्रग नेम के बारे में। 3 तरह के नाम हो सकते हैं दवाई के। एक होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है ब्रांड नेम, और तीसरा होता है केमिकल नेम। एग्जाम्पल से समझ पाओगे, मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, अपने आप को क्लियर हो जाएगा। जेनरिक नेम है दवाई का एस्प्रिन, ब्रांड नेम है दवाई का लोस्प्रिन, और केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो जेनरिक नेम मतलब जो एक्चुअल नाम है दवाई का, जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ब्रांड नेम मतलब जो कंपनी ने रखा हुआ है, एक ही जेनरिक नेम की 10 दवाइयों के अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं। केमिकल नेम जो उसका पूरा केमिकल नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सा नाम ड्रग लेबल पे होना कंपलसरी है। ऑब्वियसली इट इज जेनरिक नेम, हमें पता होना चाहिए किस दवाई की बात कर रहे हैं। ठीक, ब्रांड नेम कंपनी यूजुअली लिख देते हैं क्योंकि उनको प्रमोट करना है। ठीक है, अब केमिकल नेम होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है जरूरी, क्योंकि अगर आप देखोगे कई दवाइयों का इतना लंबा केमिकल नाम होता है कि पूरा जो लेबल है उसी से भर जाएगा। ठीक, तो अगर नाम छोटा होता है तो कंपनीज लिख देती हैं, अगर नाम बड़ा हो तो यूजुअली अवॉइड करती हैं। सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज जेनरिक नेम होना जरूरी। ठीक, अब दूसरा, अगर आप देखोगे एब्रीविएशंस लिखी हुई थी कुछ। सबसे पहले हम एब्रीविएशंस के नाम लिखते हैं, IP, BP, USP एंड BNF। पहले इनकी फुल फॉर्म क्या है? IP मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। BP इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP इज यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, एंड BNF इज ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। अब इन फार्माकोपिया या फॉर्मूलरीज का मतलब क्या है? ये फार्माकोपिया या फॉर्मूलरी क्या है? ये किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, ग्रंथों जैसी 5-5, 4-4 हजार पेज की किताबें हैं। तो इन किताबों में दवाई की डिटेल्स लिखी होती है। वो वाली डिटेल तो होती है कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इंडिकेशन, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो सब तो लिखा ही होता है जो कि सारी फार्मा की बुक्स में होता है। बट उसके अलावा भी डिटेल्स होती हैं कि जैसे ये दवाई हमने कहाँ से ऑब्टेन की, कौन से टेस्ट से पता लगेगा कि ये एस्पिरिन ही है, ठीक, इसको स्टोर कैसे करना है, तो हर एक डिटेल इसके बारे में। तो जब एब्रीविएशन में इनमें से कुछ लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आप इस किताब को खोल के पढ़ सकते हो, इसके डिटेल्स कहाँ हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखो, हमारे इस पत्ते में लिखा है डिक्लोफिनैक BP, मतलब आप ब्रिटिश फार्माकोपिया खोलोगे तो इस डिक्लोफिनैक के डिटेल्स मिलेंगी आपको पूरी। ओके, तो ये हो गया हमारी एब्रीविएशंस। अब एब्रीविएशंस के बाद तीसरी चीज, या तो दवाई OTC हो सकती है या शेड्यूल H हो सकती है। इसका क्या मतलब है? OTC का मतलब है ओवर दी काउंटर। ओवर दी काउंटर का क्या मतलब है कि कोई भी आदमी फार्मासिस्ट के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भैया मुझे ये दवाई दे दो। जैसे मैं गया और मैंने बोला कि भैया पैरासीटामोल दे दो,
तो फार्मासिस्ट बिना कोई क्वेश्चन पूछे आपको पैरासीटामोल दे देगा। मतलब ये दवाइयों को कोई भी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। बट अगर दवाई सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन से मिले तो उसको कहते हैं हम शेड्यूल एच ड्रग। शेड्यूल एच का मतलब यह है कि अगर आप दवाई मांगोगे, आप डिक्लोफेनाक मांगोगे, फार्मासिस्ट बोलेगा कि भैया प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। ऑल्दो इंडिया में आपको पता है कि कोई भी दवाई दे देते हैं, कि वो गलत है। ठीक है, तो जो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए उनको शेड्यूल एच कहते हैं। और ये वार्निंग लिखी होती है प्रेस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स पे। ये जो रेड कलर में वार्निंग लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है शेड्यूल एच ड्रग, प्लीज प्रेस्क्राइब ओनली ऑन शोइंग दी प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब क्या है कि एक इंडिया में अगर आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाओगे, वहां तो इतनी भीड़ लगी रहती। अगर फार्मासिस्ट हर एक दवाई के पत्ते पे ऐसे पढ़ने लग जाएगा शेड्यूल एच लिखा है कि नहीं लिखा, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको ईजी करने के लिए क्या गाइडलाइन बनाई गई है कि जो शेड्यूल एच वाली दवाइयां जो प्रेस्क्रिप्शन वाली है, उन पे एक वर्टिकल लाल कलर की लाइन बना देते हैं, रेड कलर्ड लाइन बना देते हैं। तो फार्मासिस्ट पता देखता है, अगर लाल कलर की लाइन है तो कहेगा पहले प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। Okay? तो रेड लाइन एंड दिस वार्निंग सिग्नल फॉर द शेड्यूल एच ड्रग्स मींस प्रेस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। लाइक अगर इस पत्ते की आप बात करो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग डेट इज सितंबर 2019 और एक्सपायरी डेट इज अगस्त 2021। मैन्युफैक्चरिंग डेट इज सितंबर 19 एंड एक्सपायरी डेट इज अगस्त 21। पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है। इस केस में क्वेश्चन है कि टिल व्हाट डेट दिस ड्रग कैन बी सेफली यूज्ड। ऑप्शंस हैं 21 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 2021, तीसरा अगस्त है 15 अगस्त 2021 एंड फोर्थ ऑप्शन है 31 अगस्त 2021। तो कब तक यूज कर सकते हैं? द आंसर इज लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ। अगस्त 21 लिखा है, इसका मतलब है 31 अगस्त 2021। 30 या 31 अगस्त, जो भी लास्ट डेट अगस्त की होती है, तो दैट टिल दैट डेट यू कैन यूज। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहली चीज, ये जो अगस्त 21 लिखा है, 21 डज नॉट मीन 21 अगस्त, इट इज मीन्स ईयर। 2000 चल रहा है तो 2021 होगा। ठीक, दूसरी बात, सपोज ये दवाई हम अगस्त 2021 के बाद यूज करते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में यूज करते हैं, अगस्त के बाद यूज करते हैं, तो क्या होगा? क्या ये दवाई इनइफेक्टिव हो जाएगी, या ये दवाई टॉक्सिक हो जाएगी, या दोनों हो जाएंगी? वेरी गुड, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है? एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि इस डेट तक फार्मास्यूटिकल कंपनी गारंटी देती है कि ये दवाई जो है ये वैसे ही बिहेव करेगी जैसे फार्माकोपिया में लिखा है। अगर आपने प्रॉपरली स्टोर की तो ये वैसे ही बिहेव करेगी जैसा फार्माकोपिया में लिखा है। ठीक है, इस डेट के बाद हमारी गारंटी खत्म है। हो सकता है वो वैसे ही 5 साल और बिहेव करती रहे, बट हम गारंटी नहीं लेते। ठीक, तो इसके बाद गारंटी खत्म हो जाएगी। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, ये किसी को बताना नहीं है, सिर्फ अपने तक रखनी है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि ज़्यादातर दवाइयाँ एक्सपायरी डेट के 2 3 4 साल बाद तक भी वैसी बिहेव करती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को 11 बजे आपके सर दर्द हो रहा है, आपने देखा आपके ड्रॉयर में डिक्लोफेनाक पड़ी है, पेन किलर पड़ी है, बट आपने देखा कि वो तो एक्सपायर होगी पिछले महीने। अब आप लेते नहीं हो डर के पता नहीं कुछ हो ना जाए। बिल्कुल मत डरो, ले लो आराम से। ठीक, तो एक्सपायरी डेट यूजुअली कोई मेजर मायने नहीं रखती अगर आपने ठीक से स्टोर कर रखी। ठीक, अब लास्ट चीज इसमें आती है शेल्फ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ लाइफ? तो अगर आप लिटरल मतलब देखोगे तो क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये सितंबर 2019 में बनी, तो जिस दिन ये बनी वो पहले दिन आपके पास आ गई केमिस्ट की शॉप पे। ठीक, और उसके बाद उसको कोई खरीदने ही नहीं आया। अब ये पत्ते को आप कितने टाइम तक अपनी शेल्फ पे रखोगे, और उसके बाद आपको शेल्फ से निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो उस टोटल टाइम को कहते हैं शेल्फ लाइफ। कितने टाइम तक शेल्फ पे रख सकता है, और लिटरल मतलब टोटल कितना टाइम यूज कर सकते हैं इसको, इट इज एक्सपायरी डेट माइनस मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो सितंबर से लेकर अगस्त 21 तक यूज कर सकते हैं, तो 19 20 21 2 साल हो गया। इस केस में 2 ईयर्स इज दी शेल्फ लाइफ, तो ये दवाई 2 साल तक यूज हो सकती है। ओके, देन लास्टली है स्टोरेज कंडीशंस। स्टोरेज कंडीशन,
तो स्टोरेज 3 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं टेम्परेचर के हिसाब से बेसिकली। वन इज कीप फ्रोजन, सेकेंड इज कीप कोल्ड एंड थर्ड इज कीप कूल। इनका मतलब क्या है? कीप फ्रोजन का मतलब जो है कि दवाई को हमें फ्रीजर में रखना है, जहां पे बर्फ जमाते हैं उस जगह पे रखना है, तो टेम्परेचर इज अराउंड -20°C। कीप कोल्ड का मतलब क्या है कि दवाई को हमें फ्रिज में रखना है, बट रेफ्रिजरेटर वाले में रखना है, ऊपर फ्रीजर वाले में नहीं रखना है, जहां सब्जियां रखते हैं वहां रखना है। तो इसका टेम्परेचर होता है 2 से 8°C। और कीप कूल का मतलब यह है कि इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फ्रिज के भी बाहर 25°C तक हम रख सकते हैं, तो 8 to 25 डिग्री। तो ये डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन। तो ड्रग लेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनका ये मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं दूसरा, प्रमोशनल ड्रग लिटरेचर, और सिंपल एग्जांपल में कहें तो ड्रग एडवर्टाइजमेंट। ड्रग एडवर्टाइजमेंट, इसका क्या मतलब है कि एक एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आया, आप इंटर्नशिप में बैठे हो, आपके पास आया कुछ पैम्फलेट लेके और आपके सामने रख के कहता है कि डॉक्टर साहब हमारी दवाई सबसे बढ़िया है, आपको यही दवाई प्रेस्क्राइब करनी है। तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट वो लेके आया है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ताकि आप मिसलेड ना हो, आप उसकी दवाई बिना मतलब के ना लिख दो, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक लिस्ट लिखी है, बट इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाम होना चाहिए दवाई, ऑब्वियसली बात है, नाम का नाम। फिर हमने पढ़ा था 2 मेन तरह के हैं, एक जेनरिक नेम है, एक ब्रांड नेम। तो कौन सा नाम होना चाहिए? ऑब्वियसली जेनरिक नेम होना चाहिए, बट क्योंकि कंपनी वाला खुद अपनी ऐड करने आया है तो ब्रांड नेम तो वो लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, तो दोनों होने चाहिए, दोनों होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि दोनों लिखे हैं। जैसे कंपनी की दवाई का नाम था इकोस्प्रिन, इकोस्प्रिन, तो उसने ब्रांड नेम लिख दिया इकोस्प्रिन, और उसने ये भी लिख दिया कि एस्प्रिन है, दोनों लिखे हैं। बट आप अगर देखोगे तो एस्प्रिन तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो व्हाट द गाइडलाइन से कि ब्रांड नेम ठीक है, आप बड़ा लिखना चाहते हो ज़्यादा लिख लो बड़ा, ठीक है, बट इतना बड़ा भी ना हो कि जेनरिक नेम नजर ही ना आए। तो ये जो रेशियो है, जो जेनरिक नेम जो है वो 3 गुना से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, तो ब्रांड नेम जो है वो 3 गुना से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 फॉन्ट साइजेस से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, बड़ा हो सकता है बट 3 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ड्रग एडवर्टाइजमेंट देखो, ये वाली एक एग्जांपल है रेसिटा की, तो इसमें यही गड़बड़ कर रखी है कि जो ब्रांड नेम है वो इतना बड़ा और जो जेनरिक नेम एसिटेलोप्राम दिया वो बिल्कुल छोटा सा है, तो ये गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो एक तो नेम चेक करना है। दूसरा, आपके ऑब्वियस सी बात है कि सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखे होने चाहिए। अगर ब्रांड नेम कॉम्बिनेशन है, 2-3 दवाइयाँ इकट्ठी है, तो सारे क्या क्या हैं ये सारे लिखे होने चाहिए। ठीक, फिर उसका यूज लिखा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर इस एडवर्टाइजमेंट को देखो तो इसमें लिखा ही है इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो इसमें यूज लिखा हुआ है किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डोजेज फॉर्म एंड रेजीम। डोजेज फॉर्म और रेजीम, डोजेज फॉर्म का मतलब है कि क्या टैबलेट है, कैप्सूल है, क्या है, और रेजीम ये है कि दिन में कितनी बार देनी है, कितने दिनों के लिए देनी है। तो इसमें डोजेज फॉर्म्स लिखी हैं कि टैबलेट है 5, 10, 20 मिलीग्राम की टैबलेट आती हैं, और रेजीम अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे वो भी लिखा हुआ है कि दिन में कितनी बार देनी है, वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब 2 तरह के एडीआर मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, एक है सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट बट रेयर, दूसरा है माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स बट कॉमन। इन दोनों में से कौन से साइड इफेक्ट ड्रग एडवर्टाइजमेंट पे जरूर लिखे होने चाहिए? विच आउट ऑफ द 2 मस्ट बी प्रेजेंट? वेरी गुड, दोनों होने चाहिए यार। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग है तो चाहे बहुत कम लोगों में होता है, हमें पता तो होना चाहिए हमारा पेशेंट मर सकता है भाई, ठीक? और दूसरा, अगर कॉमन है, अगर वो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में होगा तो हमें पता होना चाहिए ना, चाहे माइल्ड ही क्यों नहीं है, हेडेक ही क्यों नहीं है, पता तो होना चाहिए कि इस दवाई से हो सकता है। तो ये दोनों तरह के साइड इफेक्ट्स होने चाहिए ड्रग एडवर्टाइजमेंट लीफलेट पे। सिर्फ वही मिस कर सकते हैं जो रेयर भी हैं, अनकॉमन भी हैं, और जो कि सिग्निफिकेंट भी नहीं है, माइल्ड साइड इफेक्ट्स और अनकॉमन है, सिर्फ वही मिस करते हैं। बट कॉमन सारे होने चाहिए और सीरियस सारे होने चाहिए। फिर इसके अलावा प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वार्निंग्स, ये सब होना चाहिए कि कब नहीं यूज करेंगे, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सब होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉस्ट, क्योंकि
आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी का यूज कर रहे हो, अब नई कंपनी आ रही है आपके पास, वो करिएगा उसको छोड़ो हमारा यूज करो, आप कहोगे क्यों करो भाई? तो आपको देखना है कि किसका कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है। अगर एफिकेसी सेम है तो आप कॉस्ट ही तो देखोगे, तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी लिखा होना चाहिए पूरा। तो इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कॉस्ट ही नहीं लिखा कहीं पे, कॉस्ट पूरा मिसिंग है। तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग दी विच ब्रांड टू यूज। ओके, फिर नेक्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, इसलिए ये भी होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर, अगर मान लो कल को कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप किसको कांटेक्ट करोगे? मैन्युफैक्चरर को ही तो करोगे। तो इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम तो है बट डिटेल्ड एड्रेस नहीं है, वो भी होना चाहिए था। ठीक है, एंड लास्टली रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मतलब है कि अगर कंपनी कोई क्लेम कर रही है कि हमारी दवाई बाकी ब्रांड से बेटर है या ये सबसे बढ़िया है, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई कौन सी स्टडी में दिखाया है। जैसे इसमें तो रेफरेंस लिखा हुआ है पूरा, इसमें तो इनफैक्ट पूरा ही इन्होंने स्टडी चेप दी, रेफरेंस दे दिया पूरा। तो रेफरेंस होना चाहिए अगर कोई क्लेम कर रहे हैं। अगर कोई क्लेम नहीं कर रहे, वो जस्ट कह रहे हैं कि बाकी है हमारी भी है, ठीक है, तो रेफरेंस की जरूरत नहीं है। बट कोई अगर क्लेम कर रहे हैं तो वो रेफरेंस होना चाहिए उसका। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज ड्रग एडवर्टाइजमेंट में जरूरी नहीं है, विच इज नॉट नेसेसरी इन ड्रग एडवर्टाइजमेंट। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी का इनफैक्ट उसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है कोई, दैट इज एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रिमेंबर एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, वो पर्चा लेके आया आपके पास, किसकी एक्सपायरी? पर्चे की। भाई वो तो पर्चा लेके आया है एस्टेलोप्राम का। ये जो कंपनी है रेसिटा, इसकी तो दवाइयां रोज बननी है। जो आज बनेगी वो 2 साल तक वैलिड होगी, जो 3 महीने बाद बनेगी वो 3 महीने और एक्स्ट्रा तक वैलिड होगी। ठीक है, हम पत्ते की बात कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्सपायरी डेट ऑन ड्रग एडवर्टाइजमेंट लीफलेट। ओके, चलिए अब हम लास्ट चीज पे चलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस्क्रिप्शन? क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन? प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर लिखता है प्रेस्क्रिप्शन, किसको लिखता है? टू, वेरी गुड, पेशेंट को नहीं लिखता, उसको थोड़ी पढ़ना आता है। किसको लिखता है? कौन पढ़ता है इसको? फार्मासिस्ट। ठीक, इट इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ डॉक्टर टू अ फार्मासिस्ट। बेसिकली हम मजाक में कहते हैं ना कि डॉक्टर लिखता है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। ठीक है, तो रिटन ऑर्डर बाय अ डॉक्टर टू अ फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग सम मेडिकेशन। ठीक, रिटन ऑर्डर बाय डॉक्टर टू अ फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग सम मेडिकेशन। अब प्रेस्क्रिप्शन का कुछ फॉर्मेट होता है, कैसे लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर में डॉक्टर के डिटेल्स लिखते हैं, जैसे यहां पे लिख देते हैं डॉक्टर गोगा। फिर डॉक्टर का एड्रेस यहां पे लिख देते हैं 420 UCMS। फिर यहां पे आता है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 9211, और साथ में आएंगी डेट, जो भी डेट है आज की। ठीक, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं पेशेंट के डिटेल्स, जैसे पेशेंट सपोज हमारी है सन्नी लियोनी। फिर एज और सेक्स 30 ईयर, फीमेल लिख दी। अब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, बिकॉज सेम नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं। तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहां पे लिख दिया 362436। ठीक है, तो ये डॉक्टर के डिटेल्स, पेशेंट के डिटेल्स। उसके बाद आता है डायग्नोसिस, जैसे इस केस में हमने डायग्नोसिस लिख दिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जहां तक जितना हमने पढ़ा है, अभी तक प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। इस सारे को कहते हैं हम बिफोर प्रेस्क्रिप्शन। बिफोर प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारा बिफोर प्रेस्क्रिप्शन में आता है। प्रेस्क्रिप्शन तो अब एक्चुअली स्टार्ट होगी। प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट्स विद अ सिंबल नोन एज RJ। ध्यान से पढ़ो, RJ है, RX नहीं है। RJ का क्या मतलब है? R होता है रेसिपी, J होता है जुपिटर। जब RJ को क्रॉस करता है तो वो X जैसा लगता है, बट होता RJ है। तो रेसिपी का मतलब है यू टेक, आप ये दवाई लो। और जुपिटर का क्या मतलब है? जुपिटर इज गॉड ऑफ हीलिंग, लर्निंग एंड नॉलेज। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम आपको ये प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, इसमें जो दवाई है वो आप लो, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको ठीक कर दे, क्योंकि हमें दवाई पे तो भरोसा है नहीं है? तो RJ से स्टार्ट होती है, एंड दिस इज नोन एज सुपरस्क्रिप्शन। ये प्रेस्क्रिप्शन का पहला पार्ट आता है, सुपरस्क्रिप्शन। ठीक, अब इसके बाद आती है प्रेस्क्रिप्शन की डिटेल्स, तो जिसमें इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्ना, तीनों चीजें आते हैं।
पुराने जमाने में ये अलग अलग होते थे, बट अब ये सब क्लब हो जाते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिटेल्स अबाउट द ड्रग्स। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट के कितनी दवाइयां देनी है। और सिग्ना का मतलब डायरेक्शन टू पेशेंट के वो दवाई कैसे लेनी है। ठीक है, जैसे इस केस में ये तीनों को मर्ज कर दिया हमने। इस केस में हमने लिखा टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम थ्राइस अ डे फॉर 7 days बाय ओरल रूट। ये सारा कुछ मिक्स हो गया। तो इनमें क्या क्या चीजें नजर आती है डिटेल प्रेस्क्रिप्शन में? सबसे पहले फॉर्मुलेशन होगी, टैबलेट है, कैप्सूल है, जो भी है। फिर दवाई का नाम होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दवाई का नाम हमेशा पूरा लिखना है, कभी भी एब्रीविएशन नहीं लिखना है। तो जैसे कभी भी आपको ये नहीं लिखना टैबलेट पीसीएम, हमेशा लिखो पैरासीटामोल। ठीक, और अगर आप ब्रांड नेम लिख रहे हो तो ब्रैकेट में बेनिफिशियल है कि आप ब्रांड नेम के साथ साथ जेनरिक नेम ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि अगर वो ब्रांड नेम नहीं मिला तो दूसरी की आदमी ले लेता भाई। ठीक है, फिर आती है डोज 100 मिलीग्राम। अब डोज में इंपॉर्टेंट ये है कि यह तो 100 मिलीग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोज अगर एक से कम होती, सपोज 0.5 मिलीग्राम होती, तो 0.5 मिलीग्राम लिखने के दो ऑप्शन है। 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज दिस। ये वाला गलत है, क्योंकि अगर हमने पॉइंट ठीक से नहीं पढ़ा फार्मासिस्ट ने तो वो 5 मिलीग्राम दे देगा 10 गुना ज्यादा। ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज रिटन है 0.5। ठीक है, बट अगर 5 मिलीग्राम डोज है तो उसको हमें 5 मिलीग्राम ही लिखना है, उसको कभी भी 5.0 मिलीग्राम नहीं लिखना, क्योंकि अगर जीरो नहीं पड़ा, पॉइंट नहीं पड़ा, तो ये 50 मिलीग्राम हो जाएगा, 10 गुना डोज हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर 0 पॉइंट से पहले आती है तो जरूर लिखनी है, बट अगर पॉइंट के बाद आती है तो नहीं लिखनी है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन एरर से बचना। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि डोज आपको माइक्रोग्राम में देनी होती है। जैसे थायराइड हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसकी डोज 25 माइक्रोग्राम है, तो 25 माइक्रोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 माइक्रोग्राम हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप ऐसे लिखो, या फिर इसका एब्रीविएशन अगर लिखना है तो एमसीजी लिख दो। इस सिंबल को यूज मत करो, क्योंकि अगर माइक्रोग्राम का सिंबल हमने जल्दबाजी में ऐसे लिख दिया तो इट कैन बी रेड एज मिलीग्राम, और अगर मिलीग्राम दे दिया तो 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो वी शुड अवॉइड दिस एरर। ठीक है, उसके नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार देनी है। यहां पे लिखा है थ्राइस अ डे, सो थ्राइस अ डे फुल लिखना है। थ्राइस अ डे हम इसको टीडीएस भी लिख सकते हैं ना, तड़के दोपहर शाम। ठीक है, सो बीडी ओडी टीडीएस ये एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है। ठीक है, पूरा लिखना है थ्राइस अ डे। ठीक है, फॉर 7 days कितने दिनों के लिए और कौन से रूट से देना। ठीक है, ये सारी पूरी डिटेल्स आ गई, और फाइनली प्रेस्क्रिप्शन खत्म होगा सिग्नेचर के साथ। अपने सिग्नेचर करने हैं, प्रेस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रेस्क्रिप्शन में। तो ये हमारे तीनों प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो। ठीक है, तो हमने क्या रिवाइज की पढ़ा इसमें? बेसिकली हमने पहले ड्रग लेबल के बारे में पढ़ा, आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए, हमने डिस्कस किया था। कौन से 5 पॉइंट? नाम, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम मस्ट है। दूसरा हमने पढ़ा सिंबल, एब्रीविएशंस, आईपीबीपी वगैरह। तीसरा हमने पढ़ा कि शेड्यूल एच है या ओटीसी है। फोर्थ हमने पढ़ा कि उसका जो एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला है। और लास्टली हमने पढ़ा कि स्टोरेज कंडीशंस, कितने टेम्परेचर पे कैसे स्टोर करते हैं। ठीक, फिर हमने प्रमोशनल ड्रग लिटरेचर के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से रखना है इसके बारे में। और लास्टली जस्ट अभी हमने पढ़ा प्रेस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी। क्लियर, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली प्रोडक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन बाय आरएमपी। प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाइयों को क्या बोलते हैं? यस, दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल एच ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल जी और एम का पता होने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल एक्स हमने बताया था, ये एडिक्टिव ड्रग्स के लिए होता है, एडिक्टिव ड्रग्स के लिए। ठीक है, इसमें प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट फार्मासिस्ट को 2 साल तक संभाल के रखनी पड़ती है। और एग्जांपल्स हैं इसकी कीटामिन और एम्फेटामिन। These are examples of Schedule X drugs. As an Indian medical intern, which is the correct format for prescription. ठीक है, तो अब अगर आप सारे को देखोगे तो सब में स्टार्ट हो रहा है टैबलेट से, सारे सही। सब में दवाई का नाम एल्पराजोलाम है, सारे सही। इसमें 0.5 मिलीग्राम है, सही है। इसमें भी 0.5 मिलीग्राम है, सही है। इसमें 500 mcg है, 0.5 मिलीग्राम है, 500 माइक्रोग्राम, तो एक ही बात होती, ये भी सही है। इसमें 1/2 मिलीग्राम है, ये गलत है, हम हाफ करके कभी नहीं लिखते, तो एक रूल आउट हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये वंस अ डे लिखा है, इसमें एचएस लिखा है, एचएस मतलब रात को लेनी है, बट
एब्रीविएशन है तो गलत हो गया, क्योंकि HS नहीं लिखना था, हमें एट बेड टाइम लिखना था। ओके, 1 टैबलेट ठीक है, बट OD लिखा है, OD वंस अ डे है, ऑल्दो वंस अ डे देते हैं, बट OD गलत है, वंस अ डे लिखना था, तो ये भी गलत उल्टा हो गया। तो एक ही बचा है, हम कंप्लीट देख लेते हैं, बिफोर बेड टाइम ठीक है, फॉर 7 डेज ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट प्रेस्क्रिप्शन, अदर 3 आर रॉन्ग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो मेरा टेक होम मैसेज क्या है कि अगर आप किसी चीज के बारे में डिजायर रखते हो, इच्छा रखते हो, उसके लिए वर्क करते हो, तो वो चीज पक्का हो जाती है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स इज डिजायर। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।